नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपको अपना YouTube चैनल प्रतिभा एजुकेशन में। दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने 47वीं BPSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि 2006 में पूछे गए क्वेश्चन थे, वहां तक के क्वेश्चंस को हम लोगों ने कर लिया। इस वीडियो में हम 48वीं से 52वीं BPSC संयुक्त परीक्षा के क्वेश्चन को, जो कि 2008 में पूछे गए क्वेश्चन हैं, कब पूछे गए हैं? 2008 में पूछे गए क्वेश्चन है। ये 48 से लेकर 52वीं प्रीवियस ईयर परीक्षा इसके क्वेश्चंस है, और ये टोटल क्वेश्चंस 150 है, जिसमें से आज इस वीडियो में हम 1 से लेकर 25 यानी टोटल 25 क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए बिना समय के बाद शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। मित्रों, पहला क्वेश्चन है कि बिहार में परमानेंट सेटलमेंट की बात हो रही है कि बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? क्या लागू करने का कारण जमींदारों का ज़मीन पर अधिकार नहीं था, ये कारण था? या जमींदारों के लिए ज़मीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार था? या भू राजस्व का राजस्व निर्णय ये था कारण? या जमींदारी प्रथा का निर्मूलन? तो बिहार में परमानेंट सेटलमेंट जो लागू हुआ उसके कारण क्या थे? तो बिहार में परमानेंट सेटलमेंट जो लागू हुआ उसका कारण था ऑप्शन सी, यानी कि भू राजस्व का निर्णय जो है, भू लैंड रेवेन्यू का जो निर्णय था, यही जो है इसका मुख्य कारण था। तो आइए जानते हैं कि परमानेंट सेटलमेंट बिहार में क्यों लागू किया। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, जो कि 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा, पूर्वी उत्तर प्रदेश और दक्षिण भारत के उत्तरी सरकार में, ये कौन कौन सी जगह है? बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा है, वेस्टर्न यूपी है तथा साउथ इंडिया के उत्तरी सरकार में अस्थाई बंदोबस्त यानी कि परमानेंट सेटलमेंट को लागू किया। तो ये कब लागू किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 1793 ईस्वी में लागू किया गया। इसका उद्देश्य था लगान व्यवस्था में अस्थायित्व लाना, और इसके तहत सरकार ने अपना तथा जमींदारों के राजस्व का हिस्सा तय कर दिया। तो परमानेंट सेटलमेंट किसे कहते हैं? जिसमें जमींदार जो है एक निश्चित राशि जो है, माने राजस्व जो है वो ब्रिटिश को देंगे, और ब्रिटिश किससे लेंगे? ये जमींदार से लेंगे। जमींदार किससे लेंगे? ये किसान से लेंगे। तो कॉर्नवालिस ने 1793 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा, पूर्वी उत्तर प्रदेश, साउथ इंडिया के उत्तरी सरकार में परमानेंट सेटलमेंट लागू किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि अखिल भारतीय किसान महासभा ये सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले कहाँ आयोजित की गई थी? तो अखिल भारतीय किसान महासभा जो है 1936 में लखनऊ में आयोजित की गई थी। तो इसका आंसर सी होगा। तो अखिल भारतीय किसान महासभा का गठन कब हुआ था? 11 अप्रैल, ये डेट ध्यान रखना है कि 11 अप्रैल 1936 को कहाँ हुआ था? लखनऊ में। कहाँ हुआ था सभा? ये लखनऊ में। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था किसानों के आर्थिक शोषण का रक्षा करना। अखिल भारतीय किसान महासभा का उद्देश्य क्या था? किसानों की आर्थिक शोषण से क्या करना? रक्षा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। तो भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ए फॉर ऑल, आई फॉर इंडिया, टी फॉर ट्रेड और यू फॉर यूनियन, सी फॉर कांग्रेस, इसका गठन जो है 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को। लाजपत राय इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। कौन बनाए गए थे? लाला लाजपत राय इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन कह रहा है कि 1921 ईस्वी का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ? 1921 ईस्वी जो मोपला विद्रोह हुआ, क्या वो कश्मीर में हुआ, या BNWFP में हुआ, या असम में हुआ, या केरल में हुआ? तो ये जो 1921 ईस्वी का मोपला विद्रोह हुआ था वो केरल के मालाबार तट पर यानी कि केरल में हुआ था। तो द मालाबार केरल के मुस्लिम पट्टेदारों, जिसको
का नामदार भी कहते हैं, और खेतिहर जिसको हम बेरूम पट्टेदार कहते हैं, इसको मोपला कहते थे। कौन? मुस्लिम पट्टेदार और खेतिहर, इसको मोपला कहते थे। इन्होंने हिंदू जमींदारों के विरुद्ध 1921 में विरोध किया। हिंदू जो है यानी काफ़ी टैक्स वसूलने लगे, तो इसके विरुद्ध जो है 1921 ईस्वी में इन्होंने विरोध किया। तो 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? ये केरल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो बिरसा मुंडा का जो कार्य क्षेत्र था वो रांची था, यानी कि अभी ये रांची झारखंड में पड़ता है। तो बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र था रांची। तो बिरसा मुंडा ने छोटा नागपुर क्षेत्र, जिसमें तमार, खुंटी, रांची और चालकंद, तमार, खुंटी, रांची और चालकंद, इसमें मुंडा आंदोलन का नेतृत्व किया 1895 से 1900 ईस्वी तक। जनवरी 1900 में कैप्टन रोच बिरसा ने सरबदा में स्ट्राट फील्ड ने सेलर का पहाड़ी के पास मुंडा विद्रोहियों को परास्त किया, और 3 मार्च को जो है बिरसा मुंडा गिरफ्तार कर लिए गए। 9 जून 1900 को जेल में उनकी हैजा से मृत्यु हो गई। तो बिरसा मुंडा जो है किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं? ये रांची वाले क्षेत्र से संबंध रखते हैं। ये छोटा नागपुर क्षेत्र में जो है कौन कौन से क्षेत्र है? तमार है, खुंटी है, रांची है, चालकंद है। इसमें मुंडा आंदोलन जितने भी हुए उसका जो है बिरसा मुंडा 1895 से 1900 ईस्वी तक इसका नेतृत्व किया। और जनवरी 1900 में कैप्टन रोच सरबदा में, कब? जनवरी 1900 में, और स्ट्राट फील्ड सेलर का पहाड़ी के पास मुंडा विद्रोह जितने भी हो रहे थे उसको जो है परास्त किया। और 3 मार्च यानी कि उसके 2 महीने बाद बिरसा मुंडा गिरफ्तार कर लिए गए, और 9 जून यानी कि अप्रैल, मई, जून, उसके 3 महीने बाद जो है जेल में हैजा से बिरसा मुंडा का निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन कर रहा है कि 1957 ईस्वी का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? 1957 ईस्वी का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? तो 1957 जो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से विख्यात है, तो इसमें लखनऊ में जो है इसका नेतृत्व करने वाले थे बेगम ऑफ अवध, बेगम हजरत महल, यानी कि अवध के जो बेगम थी हजरत महल, और उनका बेटा था बिरजिस कादिर, उसको जो है वहाँ का जो है नवाब घोषित कर दिया गया था। तो ये बात थी 1857 की। 1857 के विद्रोह के दौरान जो है लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व अवध की बेगम थी हजरत महल, उन्होंने किया। उसने अपने छोटा बेटा, उसका कौन सा बेटा था? छोटा बेटा बिरजिस कादिर को जो है अवध का नवाब घोषित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से आरंभ हुआ, यानी कि इनकी प्रेरणा से आरंभ हुआ। तो भारत में नारी आंदोलन जो है ये ज्योतिबा फुले के प्रेरणा से आंदोलन हुआ। ये नहीं कि पद्माबाई नायडू या सरोजनी नायडू या एनी बेसेंट। तो भारत में नारी आंदोलन जो है ज्योतिबा फुले के प्रेरणा से आरंभ हुआ। बात करें ज्योतिबा फुले, तो इन्होंने जो है 1773 में समाज के कमज़ोर वर्गों को सामाजिक न्याय दिलाने के उद्देश्य से 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। कब? 1873 में। उन्होंने समाज के सभी वर्गों, अनाथों तथा स्त्रियों के लिए अनेक पाठशालाएं और अनाथालय भी खोले। किन्होंने? ज्योतिबा फुले ने। और 1873 में इन्होंने जो है सबके कल्याण के लिए सत्यशोधक समाज की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक, तो बिहार में सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण। कौन थे? जयप्रकाश नारायण। तो इसका आंसर ए होगा। 9 जुलाई 1931 में जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा, अन्य लोगों ने बिहार समाजवादी यानी बिहार सोशलिस्ट पार्टी, बिहार समाजवादी दल यानी बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की। कब की? 9 जुलाई 1931 को। इसमें जयप्रकाश नारायण शामिल थे, फूलन प्रसाद वर्मा शामिल थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था, उसका समय पूछा जा रहा है कि ट्रेड यूनियन जो आंदोलन था उसके क्रांतिकारी चरण का समय क्या था। तो ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का जो है इसमें उपयुक्त उत्तर 1926 से 39 था। 1926 से 39 यानी इसका आंसर बी होगा। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसकी स्थापना 1920 में की गई। 1926-27 से इनमें क्रांतिकारी गुट, जिन्हें जेनेवा एम्स्टर्डम धुरी तथा मॉस्को गुट भी कहते हैं, क्या कहते हैं 1926-27 से इसमें कौन घोषणा लगे? क्रांतिकारी गुट, जिनको जेनेवा एम्स्टर्डम धुरी या मॉस्को गुट भी कहते हैं, इसकी प्रधानता हो गई किसमें? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस में। फलतः 1928 में देश में अभूतपूर्व औद्योगिक अशांति रही। 1929-33 के बीच मेरठ षड्यंत्र केस में 33 श्रमिक नेताओं पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई 1920 में और इसके प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय, तो ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो ये प्रसिद्ध क्वेश्चन है कि लॉर्ड डलहौजी के समय। लॉर्ड डलहौजी जिनका कार्यकाल जो है 1848 से 56 था। डलहौजी के बाद कैनिंग आया था। तो इसके समय जो है भारत में प्रथम रेलवे लाइन 1853 में बम्बई से थाने तक चलाई गई थी। ये बम्बई से थाने तक जो चलाई गई थी, इसकी लंबाई जो है 32 किलोमीटर थी। तो 32 किलोमीटर जो है 32 किलोमीटर दूरी पर जो है ये बम्बई से थाने तक ट्रेन चलाई गई थी 1853 में। और लॉर्ड डलहौजी के ही नाम है डाक व्यवस्था का भी जो है शुरुआत करने का श्रेय लॉर्ड डलहौजी को ही जाता है। क्वेश्चंस आते हैं मेंस परीक्षा में कि क्या लॉर्ड डलहौजी को आधुनिक भारत का निर्माता कह सकते हैं? इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ क्या था? और ये बात पूछी जा रही है कि बटाई शब्द का जो अर्थ मध्यकाल में क्या था? तो बटाई जो है एक लगान निर्धारण का मध्यकाल में तरीका था। बटाई न धार्मिक टैक्स था, न धन टैक्स था, न संपत्ति टैक्स था। ये जो है लगान निर्धारण का एक तरीका था। बटाई का अर्थ खेत जोतने वाले तथा भूमि स्वामी अर्थात सरकार, खेत जोतने वाले और भूमि स्वामी जिसको सरकार कहेंगे, उसके बीच उपज का बंटवारा, इसका मतलब होता है बटाई। निर्धारित राजस्व का भुगतान नगद में या अनाज के रूप, दोनों रूप में किया जा सकता था। आप नगद में भी दे सकते हैं और अनाज में भी दे सकते हैं। तो बटाई का अर्थ होता था खेत जोतने वाले किसान और भूमि स्वामी यानी सरकार के बीच उपज का बंटवारा। ये मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो अंतिम मौर्य सम्राट जो है इसमें बृहदत्त था, जिसकी हत्या जो है कौन किया था? पुष्यमित्र शुंग ने, और शुंग वंश की स्थापना की। तो बृहदत्त जो है अंतिम मौर्य सम्राट था, जिसे उसके ही सेनापति था, उसका सही सेनापति ही था पुष्यमित्र शुंग। इसने 184 ईसा पूर्व के लगभग सेना का निरीक्षण करते समय मार डाला। तो अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहदत्त, और उसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 184 ईसा पूर्व में सेना का निरीक्षण करते समय जो है बृहदत्त को मार डाला और शुंग वंश की स्थापना की और मौर्य वंश समाप्त हो गया, मौर्य वंश का पतन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि अशोक के ब्राह्मणी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो ये पढ़ा था जेम्स प्रिंसप ने 1838 में। जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा था 1838 में। तो अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा था। किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसप ने। और सबसे पहले इसका खोज जो हुआ था वो 1750 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? तो
सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य को यानी कि पढ़ा किसने? विलियम जोन्स ने। तो सॉरी, सबसे पहले इसको ब्राह्मणी लिपि में पढ़ा किसने? तो ये पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। वो अशोक की बात हो रही थी। ये सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की ये विलियम जोन्स थे। कौन थे? विलियम जोन्स। तो यूनानी जो स्रोत हैं उसमें चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सैंड्रोकोटस तथा एंड्रोकोटस ये दो नाम का प्रयोग हुआ है। कहाँ? यूनानी स्रोत में। सर्वप्रथम जो है विलियम जोन्स ने इन नामों का तादम चंद्रगुप्त के साथ स्थापित किया था। किसके साथ स्थापित किया? चंद्रगुप्त के साथ। तो यूनानी स्रोत में चंद्रगुप्त मौर्य का नाम जो है सैंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस के नाम से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में डिवाइड है? तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो 15 अधिकरणों में डिवाइड है। अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य का वो राज्य शासन पर कौटिल्य द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध रचना है। किस पर? राजनीति पर, राज्य शासन पर। इसमें 15 अधिकरण, 180 प्रकरण और 4000 श्लोक है। तो ये भी ध्यान रखना है। 15 अधिकरण है, 180 प्रकरण है और 4000 श्लोक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो ये नव नालंदा महाविहार जो है ये संग्रहालय के लिए विख्यात है। किसके लिए विख्यात है? संग्रहालय के लिए, लाइब्रेरी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे ऊंचा कहे जाने वाला विश्व शांति स्तूप ये बिहार के में किस जिले में है? तो ये बिहार के जो है राजगीर में है। कहाँ है? विश्व सॉरी मित्रों, इसका आंसर जो है ए होगा, यानी वैशाली में है। कहाँ है? वैशाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तो ये अष्टम पीढ़ी का है, यानी कि षष्टम पीढ़ी का है। षष्टम पीढ़ी का है। किस पीढ़ी का है? षष्टम पीढ़ी का है, यानी कि अष्टम पीढ़ी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो विश्व का पहला गणतंत्र जो है वैशाली में लिच्छवी द्वारा स्थापित किया। वज्जी एक गणसंघ था जिसमें 8 गण शामिल थे। कौन कौन थे? लिच्छवी, विदेह, ज्ञात्रिक, वज्जी, उग्र, भोज, कौरव और इक्ष्वाकु। कौन कौन थे? लिच्छवी, विदेह, ज्ञात्रिक, वज्जी, उग्र, भोज, कौरव और इक्ष्वाकु। इस संघ की राजधानी वैशाली थी और यहीं जो है विश्व का प्रथम गणतंत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 कि पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो पाटलिपुत्र के संस्थापक जो है उदयन था। कौन था? उदयन। तो हर्यक वंशी शासक उदयन या उदयवर्त जो कि 460 से 444 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन किया। ये गंगा तथा सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर बसाया तथा राजगीर से अपनी राजधानी को कहाँ स्थापित कर दिया? पाटलिपुत्र ले आया। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 कि इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया? तो इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार जो है ये नियुक्त किया। किसको? मलिक जानी को। किसको नियुक्त किया? मलिक जानी को। तो बंगाल के सुल्तान थे हसामुद्दीन ऐबक ने बिहार को जीतकर बंगाल में मिला लिया। बिहार को जीतकर बंगाल में कौन मिलाया? हसामुद्दीन ऐबक ने। फलतः 1225 ईस्वी में इल्तुतमिश ने बिहार के लिए कूच किया। 1225 में और ऐबक ने बिना लड़े ही इल्तुतमिश का प्रभुत्व स्वीकार कर लिया। इल्तुतमिश ने किसको? मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? तो हुमायूं ने जो चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण किया वो 1532 ईस्वी में। कब किया? 1532 ईस्वी में।
अफगान महमूद लोदी को धौरिया के युद्ध जो कि अगस्त 1532 में हराने के बाद हुमायूं ने शेरखा के आधिपत्य वाले चुनार दुर्ग पर हमला किया सितंबर 32 में। यानी कि अगस्त 1532 में किसको हरा दिया? अफगानी महमूद लोदी को। कहाँ? धौरिया के युद्ध में। और उसके बाद सितंबर 32 में जो है शेरखा के जो है अधिकार क्षेत्र वाला जो भाग था चुनार दुर्ग, उस पर हमला किया और अंततः जो है शेरशाह ने जो है चुनार वाले में आत्मसमर्पण कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 कि अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया? तो अकबर ने बंगाल और बिहार को 1576 ईस्वी में मुगल साम्राज्य में मिला लिया। तो बंगाल और बिहार के शासक कौन है? दाऊद। उस समय बंगाल और बिहार के शासक दाऊद। इसके ऊपर अकबर ने 1574 में चढ़ाई किया और बिहार को अपने साम्राज्य में मिला लिया। बंगाल अभियान का नेतृत्व मुनीम खां ने किया। किसने किया? मुनीम खां ने, जिसने मार्च 1575 को दाऊद को हराकर बंगाल को जीत लिया और 1576 में दाऊद को अंतिम रूप से हराकर बंगाल को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एतमाद-दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? तो एतमाद-दौला का मकबरा जो है आगरा में बनवाया नूरजहां ने। किसने बनवाया? नूरजहां ने। नूरजहां ने 1626 ईस्वी में आगरा में इनके पिता थे मकबरा जो है वो बनवाया 1626 ईस्वी में आगरा में। पूर्ण संगमरमर से बनी मुगल काल की यह पहली इमारत है। कौन? एतमाद-दौला का मकबरा, जो कि कहाँ है? आगरा में। ये 1626 में बनवाया गया नूरजहां द्वारा। सर्वप्रथम इसी में जो है पिटादुरा तकनीक का भी प्रयोग हुआ है, तो ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा 1 नवंबर 1858 को की थी। ये नवंबर का समय था, नवंबर का महीना था और वो भी 1 नवंबर को ही 1 नवंबर 1858 को जो है महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी 1 नवंबर 1858। 1857 के विद्रोह के बाद भारत की सत्ता को ब्रिटिश काउंसिल के अधीन लाने की घोषणा किसने की? लॉर्ड कैनिंग ने इसने की। यह घोषणा जो है 1 नवंबर 1858 को ब्रिटेन की रानी के नाम पर किया गया। और ये कहाँ किया गया? तो ये इलाहाबाद में किया गया। कहाँ किया गया? इलाहाबाद में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।